देखो आज थोड़ा सा बात करेंगे किसकी, नेशनल इनकम। देखो जो नेशनल इनकम है ना, उसको निकालने के तीन मेथड है। कितने मेथड है? तीन। एक है इनकम मेथड, इनकम मेथड। एक है एक्सपेंडिचर मेथड, और एक कौन सा है, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है ना। और इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम निकलती, क्या निकलती? ठीक है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा, देखो इन मेथड्स को तो अपने को पढ़ना है, मगर एक चीज और ध्यान रखनी है थोड़ा सा। देखो जीडीपी एमपी, इसमें से हम माइनस करते हैं क्या, डैप, तो क्या निकल कर आता है, एनडीपी एमपी। और माइनस करते हैं इसमें से क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या निकल कर आता है, निकल कर आता है एनडीपी एफसी। और ऐड करते हैं इसमें क्या, एनएफआईए, तो क्या निकल कर आता है, एनएनपीएफसी। और ये जो एनएनपीएफसी है ना बेटा, इसी को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। अब देखो ध्यान से सुनना, देखो ये जो लिखा हुआ है ना जीडीपीएमपी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर किया जाने वाला उत्पादन। और आपको पता है भैया, किसी भी कंट्री में उत्पादन अगर एग्रीकल्चर से होता है और एक किससे होता है, इंडस्ट्री से। क्लियर है यानी। फिर उसमें से माइनस कर देते हैं अगर डेप्रिसिएशन, क्या कर देते हैं, देखो डेप्रिसिएशन को कई बार स्थिर पूंजी का उपभोग, समझ रहे, ये भी कहते हैं, या हिंदी में इसको और मूल्यह्रास भी कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में डेप्रिसिएशन वर्ड मिलेगा, या कई बार मिलेगा आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स असेट्स। समझ रहे हो ना बात को, तो उसका मतलब भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अब जीडीपी एमपी में से अगर माइनस कर दें डेप्रिसिएशन, तो क्या निकल कर आता है, एनडीपी एमपी। बोले तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर है या नहीं। फिर क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या, और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, तो ये निकलता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडरी। क्योंकि होता क्या है, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, ध्यान से सुन लो। अगर मैं बात करूं किसकी, टैक्स की, किसकी बात करूं, तो टैक्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्या होते हैं, और एक क्या होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, कोई भी टैक्स, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो पेई को खुद पे करना होता है। क्या करना होता है, मतलब जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। लेट सपोज एग्जांपल, जैसे आप लोगों, अगर आप लोगों को सैलरी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो भैया सैलरी पे जो टैक्स लगेगा वो डायरेक्ट टैक्स है, आपकी सैलरी पे लगेगा। किस पे लगेगा, आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मेरे पापा या मेरी मम्मी तो सैलरी छीन लेते हैं, उनसे टैक्स लो ना, टैक्स कौन देगा, आप। क्लियर है। या कई बार आपने देखा होगा पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। भैया कई सारे लोग बिजनेस चलाते हैं और प्रोफेशन चलाते हैं, उससे इनकम आती है। या कई बार एचपी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है। या कई सारी सीजी, कैपिटल गेन की इनकम आती है। मतलब ये डायरेक्ट टैक्स है। क्या है, तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं बेसिकली जो पेई को खुद पे करने होते हैं, और उसका बर्डन आप किसी और में शिफ्ट नहीं कर सकते। मगर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जैसे आपने सुना है आजकल जो आप पढ़ रहे हो जीएसटी, आप बड़ा सारा देखते हो जीएसटी, देखते हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब कई बार आप देखते हो जैसे सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, या आईजीएसटी होता है, ये सब आपने 11वीं में पढ़ा हुआ है होपफुली। पर ये है क्या, सब इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या, मतलब जिसका बर्डन क्या हो जाता है, शिफ्ट क्या हो जाता है। अब देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब आपको पता है भैया, गुड्स जो आप माल खरीद रहे हो या सर्विस जो आप ले रहे हो उस पर लगने वाला टैक्स। जैसे आपने देखा कई बार आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हो बढ़िया से, उधर खाना खा लेते हो, तो वो क्या करता है, उस पर जीएसटी लगा देता है। क्या लगा देता है, अब जीएसटी वो लगा रहा है, भाई टैक्स तो कौन पे कर रहा है, वो, मगर वो ले किससे रहा है उस टैक्स को, हमसे। क्लियर है। तो ये क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या है, क्लियर है भाई राज, क्लियर है। कैसे, नींद आ रही है क्या, चलो कोई बात नहीं, नींद को भगाओ। अब फिर क्या होता है, तो ये जो निकल कर आता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडरी, तो फिर क्या निकल कर आता है,
एनडीपीएफसी बोले तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? यानी देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मैं आपको बताऊं, आपको अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो होती क्या है, एक होता है क्या, हाउस होल्ड, क्या होता है, और एक क्या होती है, फर्म, क्या होती है, याद आ रहा है आपको कुछ? होता क्या है, जो हाउस होल्ड है ना वो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्योर किसको देता है, फर्म को देता है कि नहीं देता, और फर्म उसके रिप्लेस में क्या देती है इसको, भैया लैंड के रिप्लेस में क्या, आपको पता है, या तो रेंट या क्या, रॉयल्टी। क्लियर है या नहीं? दूसरा फिर लेबर, जो लेबर इस फर्म में काम करता है उसको क्या मिलता है, वेजिस, मजदूरी। फिर जो कैपिटल आम पब्लिक किस में लगाती है, फर्म में, उसको उसके रिप्लेस में क्या मिलता है, क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और फिर हाउस होल्ड जो फर्म में काम करता है, बोले तो अपना बिजनेस लगा रहा भैया वो, तो उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट, क्या मिलता है। तो ये होता क्या है, दैट इज कॉल्ड द, ये क्या होती है, फैक्टर सर्विसेज होती है, और ये क्या होती है, फैक्टर पेमेंट। क्लियर है या नहीं? अरे बच्चों समझ में आई? तो ये जो निकल कर आता है ना, बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब हम माइनस कर देते तो ये निकल कर आता है एनडीपीएफसी, बोले तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है या नहीं? फिर होता क्या, इसमें हम ऐड कर देते हैं एनएफआईए। क्या, एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। क्लियर? होता क्या, विदेशों को बहुत सारी हम सर्विसेज देते हैं और विदेशों से बहुत सारी सर्विसेज हम क्या क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, होता है, या बहुत सारी गुड्स विदेशों को हम क्या करते हैं, बेचते हैं, और बहुत सारी चीज विदेशों से गुड्स क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है ना? तो उसका जो नेट है, क्या नेट, ये निकलता है फ्रॉम -2, किससे निकलता है, फ्रॉम -2। क्लियर है या नहीं? ध्यान से समझ लेना चीजों को, फ्रॉम -2 मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फ्रॉम मतलब विदेशों से मिलने वाली इनकम और विदेशों को पे की जाने वाली इनकम, उसका नेट इम्पैक्ट। क्या, जैसे मान लो हमने भैया बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारी गुड्स विदेश को दी, और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारी गुड्स विदेशों से क्या करी, ली, और उसका नेट, क्या नेट, समझ रहे हो ना बात को। और फिर जो निकल कर आता है उसे कहते हैं एनएनपीएफसी, बोले तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? और ये जो एनएनपीएफसी है ना, इसी को क्या कहते हैं, मतलब हर केस में, चाहे वो इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, चाहे वैल्यू एडिड मेथड हो, अपने को निकालना क्या होता है, अपने को निकालना होता है, अगर नेशनल इनकम निकालने के लिए बोलेगा तो एनएनपीएफसी। क्लियर है या नहीं? अच्छा देखो, ये जो आपने एक टेबल सी पढ़ी या नहीं पढ़ी, इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको ये पता चल रहा है, देखो अगर मैं बात करूं इधर जीडीपी एमपी में से अगर माइनस करा डेप्रिसिएशन, तो बस ग्रॉस वैल्यू सिर्फ क्या बनी, नेट, बाकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे ग्रॉस से किस पे जाना है, नेट पे, किस पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस क्या, डेट। क्लियर है? और अगर मुझे नेट से किस पे आना है, ग्रॉस पे, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा क्या, डेट। बिल्कुल, अभी याद आ रहा है आपको, पीछे मैं अकाउंट्स में कुछ करा रहा था, एक इनकम स्टेटमेंट तो बता रहा था, जो घटाते हैं उनको क्या कर दो, जोड़ दो। क्लियर है या नहीं? तो मुझे पता चला अगर ग्रॉस वैल्यू से किस पे आना है, नेट पे, तो भैया मुझे डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्लियर है या नहीं? फिर देखो यहां पर एनडीपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट रहा, डोमेस्टिक भी डोमेस्टिक, प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट, मगर मार्केट प्राइस किस में बन गया, फैक्टर कॉस्ट। मतलब मैं अगर बोलूं कि मुझे एमपी से किस में जाना है, एफसी पे, तो अगर मुझे एमपी से एफसी में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस क्या, नेट इनडायरेक्ट। और वही अगर मुझे एफसी से किस पे आना है, एमपी पे, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत? और लास्ट में अगर आप देख पा रहे हो तो देखो एनडीपीएफसी और इधर एन एन, डी मगर किस में बन गया, एन में, पीपीएफसी, मतलब मैं कह सकता हूं अगर मुझे डोमेस्टिक से किस में आना है, नेशनल पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे डोमेस्टिक से मुझे किस में आना है, नेशनल पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड क्या, एनएफआईए। और वही अपोजिट, अगर मुझे इधर नेशनल से किस पे आना है,
डोमेस्टिक पे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस NF। तो कुछ बात समझ में आई पहले या नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, देखो उतारने का मैं आपको मौका दूंगा, अभी घबराओ मत, पहले चीजों को थोड़ा समझो। क्लियर है? अब होता क्या है, देखो सबसे पहले मैं वैल्यू एडिड मेथड की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? देखो जो ये वैल्यू एडिड मेथड है ना, ये वैल्यू एडिड मेथड अगर मैं बात करूं थोड़ी सी वैल्यू एडेड मेथड की, अरे पढ़ लो भाई, ठीक है ना? तो वैल्यू एडिड मेथड से निकल, देखो वैल्यू एडिड मेथड से क्या निकल कर आता है, इससे निकल कर आता है ग्रॉस वैल्यू एडिड। क्या निकल कर आता है? और देखो ग्रॉस वैल्यू एडिड हमेशा जीडीपी एमपी के क्या होती है, बराबर। चाहे उसको ग्रॉस वैल्यू एडिड कह लो, चाहे उसको क्या कह लो, जीडीपी एमपी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है या नहीं है? अब देखो ये निकलती कैसे, तो ये निकलती है सेल्स माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट। क्योंकि देखो होता क्या, वैल्यू एडिड का मतलब क्या होता है, मूल्य वृद्धि। क्या? और मूल्य वृद्धि क्या होती है भैया? मूल्य वृद्धि यही होती है कि जितने रुपए पे आपने कोई चीज बेची और जितने पे आपने क्या करी, बनाई। क्लियर है या नहीं? अब देखो सेल, यहाँ पे क्या वर्ड है, सेल। कई बार क्या होता है, अगर मान लो आपको सेल भी दिया है, क्या दिया है, और आपको क्या दिया हुआ है, तो भैया दोनों को जोड़ के लेना है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? और प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन की लागत। अब उत्पादन की लागत कैसे निकलती है, तो भैया कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा आपके पास रॉ मटेरियल का, कुछ आप परचेज कर लोगे, और कुछ क्या पड़ा होगा, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या, परचेज माइनस चेंज इन स्टॉक। जैसा क्वेश्चन में दिया होगा डाटा यूज करेंगे। अब देखो जो चेंज इन स्टॉक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही तो होता है भैया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और कुछ थोड़े होता है। इसका मतलब यही तो होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। होता है या नहीं होता? होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो पहले ध्यान से, देखो अगर मैं इसको खोल दूं, खोलने का मतलब ये चेंज इन स्टॉक की जगह क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक लिख दूं, तो इस माइनस की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। देखो यहाँ पर भी तो आ रहा है, और इस माइनस से फिर इसकी होगी तो माइनस, और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ये लिखा तो है, तो कैसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? मगर कई बार क्या होता है, ये जो परचेज लिखा है ना, परचेज, इसकी जगह पे क्या लिखा रहता है, कई बार दो चीजें दी रहती है। अगर परचेज दिया है और इंपोर्ट भी दिया है, क्या दिया है, तो दोनों को लेना। क्लियर है या नहीं? ठीक है ना? और कई बार ना यहां पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो उसका मतलब भी क्या होता है, परचेज ही होता है। क्लियर है या नहीं? अब अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, बस सिर्फ लिखा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या बोले, तो हिंदी में उसे कहते हैं मध्यवर्ती उपभोग। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो अब ध्यान से सुनना, देखो अभी इससे क्या निकल कर आएगा, इससे निकल कर आएगा जीडीपी एमपी। क्या निकल कर आएगा? क्लियर है? और जब जीडीपी एमपी निकल गया, तो अभी मैंने बताया कि जीडीपी एमपी जब होता है दिया हुआ जीडीपी एमपी, तो माइनस क्या करते हैं उसमें से, डैप। तो क्या निकल कर आता है, अभी मैंने बताया था एनडीपी एमपी, और माइनस करते हैं क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या निकल कर आता है, एनडीपी एफसी, और ऐड करते हैं क्या, एनएफआईए। तो क्या निकल कर आता है, एनएनपी एफसी। इसका मतलब ये जो है वैल्यू एडिड जो मेथड है भैया, उससे क्या निकल कर आता है, उससे निकल कर आता है जीडीपी एमपी। क्या निकल कर आता है? क्लियर है या नहीं है? अब ध्यान से सुनना, देखो जब जीडीपी एमपी निकल कर आ गया, चाहे उसको ग्रॉस वैल्यू एडिट कह लो, चाहे उसको ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस कह लो, सबका मतलब क्या है, सेम। मतलब मैं कह सकता हूं इसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। क्लियर है या नहीं? और फिर क्या, अगर इसमें से माइनस कर दें हम, डैप क्या कर दें, तो ये ग्रॉस वैल्यू क्या बन जाएगी, नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। मतलब चाहे इसको नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस कह लो, चाहे क्या कह लो, एनडीपी एमपी, दोनों का मतलब क्या है, सेम। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है?
देखो चाहे मैंने क्या बोला, चाहे एनडीपी एमपी कह लो, चाहे एनवीए एमपी कह लो, और फिर माइनस कर दोगे अगर इसमें से क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या निकल कर आएगा, एनवीएएफसी। चाहे उसको नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट कह लो, चाहे उसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कह लो, और फिर ऐड करोगे उसमें क्या, एनएफआईए, तो क्या निकल कर आएगा, एनएनपीएफसी। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं किसकी बात करूं, वैल्यू एडिट मेथड की, किसकी बात करूं, तो वैल्यू एडिट मेथड में चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मतलब अपने को करना क्या है, अपने को सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालना, क्या निकालना, चाहे उसको जीडीपी एमपी कह लो, मैंने बताया, चाहे उसको क्या कह लो, चाहे उसको ग्रॉस वैल्यू एडिट एट क्या कह लो, सॉरी ग्रॉस वैल्यू एडिट कह लो, चाहे उसको क्या कह लो, ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस कह लो। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, क्लियर है या नहीं है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर चाहे इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कह लो, चाहे ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट, ओ सॉरी, चाहे ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस कह लो, क्लियर है नहीं। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। मान लो कोई सामान जो आपने 100 रुपए में बेचा, कितने में बेचा, अब मान लो इस आपकी कोई बेकरी है, क्या है, बेकरी, बिस्किट पापे फैन बनाने की, मान लो 10 रुपए का आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, एग्जाम्पल है सिर्फ, मान लो उसके बाद इस साल आपने 60 रुपए का और परचेज करा, और साल के एंड में मान लो 20 रुपए का आपके पास स्टॉक अभी पड़ा है, तो आपने कितना कंज्यूम कर लिया, 60 10 70, 70 में से 20 गए, तो इसका मतलब 50 रुपए का आपने सामान क्या करा, यूज, और उसे आपने कितने में बेच दिया, तो आपने कितनी वैल्यू एडिट करी, क्लियर है या नहीं। और फिर यहाँ पे रखो, माइनस करो डेप्रिसिएशन, तो ये निकल कर आएगा, माइनस करो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये निकल कर आएगा, और प्लस करो एनएफआईए, तो ये निकल कर आएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही। तो ये तो था कौन सा मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। अब अगर मैं बात करूं इनकम मेथड की, किसकी बात करूं, ध्यान से समझो, इनकम मेथड समझ लो यार। देखो अगर मैं नेशनल इनकम को इनकम मेथड से निकालूं, क्या निकालूं, तो इनकम मेथड से क्या निकल कर आता है, तो ध्यान से समझना। देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि जीडीपी एमपी, उसमें से माइनस करते हैं क्या, डैप, तो क्या निकल कर आता है, एनडीपी एमपी, माइनस करते हैं उसमें से क्या, नेट, माइनस करते हैं उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या निकल कर आता है, एनडीपी एफसी, और ऐड करते हैं अगर उसमें क्या, एनएफआईए, तो क्या निकल कर आता है, एनएनपीएफसी। अब यहां पे समझना, देखो अगर इनकम मेथड है क्या है, तो इनकम मेथड से निकल कर आता है बेटा एनडीपीएफसी, क्या निकल कर आता है, मतलब अगर इनकम मेथड यूज करोगे ना आप, तो निकल कर क्या आता है, पहले एनडीपीएफसी। और ये निकलता कैसे, तो देखो इनकम मेथड में क्या होता है, जितनी भी इनकम है उन सबको क्या करते हैं, ऐड, क्या करते हैं, तो सबसे पहली इनकम क्या होती है, सबसे पहली इनकम होती है कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑफ वर्कर्स। ध्यान से सुनना, देखो कंपनसेशन ऑफ वर्कर क्या होता है, भैया तुम्हें पता है कि देश में कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या करें, तो उनको क्या मिलता है, पैसा, इसे कहते हैं कंपनसेशन ऑफ वर्क, क्लियर है। अब कंपनसेशन ऑफ वर्कर अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो कितनी चीजों को जोड़ते हैं, 4। सबसे पहले क्या जोड़ते हैं भैया, अगर वेजिस एंड सैलरी दी, क्लियर है या नहीं। देखो क्या होता है भैया, कई सारे लोग फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनको मजदूरी मिलती है, और कई सारे लोग ऑफिसों में बोले तो ब्लू कॉलर पर्सन होते हैं, वो काम करते हैं तो उनको क्या मिलती है, सैलरी, तो वेजिस एंड सैलरी। दूसरा क्या मिलता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन पीएफ लिखा रहता है, प्रोविडेंट फंड, या कई बार सोशल सिक्योरिटी लिखा रहता है। होता क्या है,
मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, इसे हिंदी में कहते हैं। देखो होता क्या है, जैसे कई बार आपने देखो पीएफ प्रोविडेंट फंड होता है, इसमें क्या होता है आपकी सैलरी में से भी कुछ पैसा काटा जाएगा और साथ में जो मालिक है ना वो भी अपने पॉकेट से कुछ पैसा क्या करेगा, डाल काटेगा, बोले तो डालेगा, और सारे पैसे को इकट्ठा करके पीएफ अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर। समझ रहे हो? तो जो मालिक आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, क्या दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी इनकम का ही तो पार्ट है, तो उसे कहते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पीएफ। फिर तीसरी चीज पेमेंट इन काइंड्स, क्या पेमेंट इन काइंड्स। देखो कई बार क्या होता है किस्म के रूप में भुगतान होता क्या है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कई सारे जो एम्प्लॉयर हैं, मालिक हैं, वो अपने कर्मचारियों को फ्लैट देते रहने के लिए, भाई ठीक है रह लो फ्लैट में, ठीक है, तो इसे कहते हैं अनफर्निश अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब रहने के लिए आपको क्या दे दिया, जगह दे दिया। अब अगर वो रहने का जगह दिया है तो वो 8-10-15 हज़ार रुपये सोचो, या 20 हज़ार का जो फ्लैट आपको दिया है रहने के लिए, क्या अगर आप अपने पॉकेट से पे करते तो वो रेंट नहीं देते, उसका देते, पर मालिक दे रहा भाई कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे कर्मचारी और रहो, तो कहीं ना कहीं आप वो 10-15-20 हज़ार रुपये अगर आपको रेंट पे करना पड़ता तो क्या आपकी वो इनकम सेफ नहीं हुई, हो गई। तो ये क्या है, पेमेंट इन काइंड्स, क्या है, क्लियर है। और भी कई तरीके की पेमेंट हो सकती है, जैसे कई बार आपने देखा होगा पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी होती है, भाई कई सारे लोग आपने देखा होगा जॉब करते हैं तो घर पे गाड़ी आती है, लेकर जाती है और फिर काम खत्म तो छोड़कर जाती है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी होता है। तो कई तरीके की ऐसी फैसिलिटी होती है, इसे कहते हैं पेमेंट इन काइंड्स, किस्म के रूप में भुगतान। भैया उसका कुछ ना कुछ तो बनता ही है। और सबसे लास्ट में आती है क्या, पेंशन। क्या, देखो यहां पर जो पेंशन की बात है ना, ये पेंशन कौन सी पेंशन है, रिटायरमेंट पेंशन। कौन सी पेंशन, देखो एक होती है वृद्धावस्था पेंशन, आपने सुना होगा ओल्ड एज पेंशन। कई बार क्या होता है, जैसे कल को आप मान लो 60 साल से ऊपर के हो जाते, ठीक है ना, और कोई सरकारी नौकरी नहीं है या किसी तरीके का आपको पेंशन नहीं मिलता, तो आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई करो, आपको भी मिलेगा, मजे करो, 2-2.5 हज़ार रुपये मिलता है उसमें, 1500, 2000, 2,500 जो भी, और मजे लो। समझ में आ रही है बात? तो ये भी कहीं ना कहीं इनकम का क्या है, पार्ट। तो देखो इसमें आ गया कंपनसेशन ऑफ वर्कर। फिर क्या आता है दूसरा तो ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो इसे क्या कहते हैं, ये तो कंपनसेशन ऑफ वर्कर था, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसे हिंदी में कहते हैं प्रचालन अधिशेष। क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तब तो ठीक है, पर अगर नहीं दिया तो बेटा फिर अपने को 3 चीजों को जोड़ना है। कितनी चीजों को जोड़ना है, यहां पे लिखता हूं, ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है, ध्यान से सुनना। ये कैसे निकलता है भैया, एक तो रेंट और रॉयल्टी, क्लियर है या नहीं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इंटरेस्ट, इनकम होती है कई सारे लोगों की, और कई सारे लोगों को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, देखो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 3 तरीके की इनकम को क्या किया जाता है, इंक्लूड, जैसे रेंट और रॉयल्टी। अब होता क्या है, देखो आपने देखा होगा कि कई बार कोई प्रॉपर्टी है, बोले तो मान लो जमीन पड़ी है और उसमें 8-10-15 फ्लैट बने हुए, तो उसका रेंट आ रहा है, क्या आ रहा है। मगर कई बार क्या होता है, वैकेंट लैंड होता है, खाली जमीन होता है। कई बार आपने देखा होगा खाली जमीन हो गई, जैसे आपने लगान मूवी देखा। अब लगान मूवी में जो खाली जमीन होता है उसका लगान होता है, क्या होता है, समझ रहे हो बात को। तो रॉयल्टी, क्लियर है या नहीं। तो जमीन से भैया रेंट मिल रहा है या क्या मिलेगा, रॉयल्टी। कई सारे लोगों का ये इनकम होता है। फिर कई सारे लोगों का इंटरेस्ट इनकम भी होता है। क्या होता है इंटरेस्ट, मतलब कई सारे लोग होते हैं जो पैसा बैंक में अपना डिपॉजिट कर देते हैं और बढ़िया से इंटरेस्ट खाते रहते हैं। भैया बैंक अपना 5-6% साल का इंटरेस्ट क्या करता रहता है, देता रहता है। और कई सारे लोग प्रॉफिट, जैसे बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब देखो प्रॉफिट भी 3 तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का हो सकता है, अगर प्रॉफिट वर्ड लिखा है तो ठीक है, पर नहीं दिया तो फिर 3 चीजों को जोड़कर क्या निकालना है, प्रॉफिट। कैसे, देखो कोई भी कंपनी अगर उसमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन तो सीपीटी होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, सीपीटी होता है। फिर एक क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। भैया कई बार क्या होता है, कंपनी ना कुछ प्रॉफिट बांटती नहीं है, बांट कर अलग से क्या कर लेती है, रख लेती। और फिर कुछ तो आपको पता ही है क्या बांट देती है, डिविडेंड।
समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो कंपनी का प्रॉफिट देखो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो 3 पार्ट में हो सकता है। कितने पार्टों में हो सकता है? देखो अगर मान लो किसी कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाए, कितने कमाए? तो सबसे पहले सरकार आएगी, बोलेगी इस पे टैक्स दो। क्या दो? मान लो अगर 30% सरकार ने टैक्स ले लिया तो 3 लाख का तो सरकार के पास चला गया टैक्स, बचा कितना? 7 लाख। कितना बचा? अब 7 लाख में से मान लो अगर कंपनी ने 4 लाख रुपए का क्या बांट दिया? डिविडेंड। तो फिर बच्चा कितना? तो ये जो 3 लाख है वो क्या होगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो देखो यहां पर सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ वर्कर, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ऑपरेटिंग देखो, अगर कंपनसेशन ऑफ वर्कर दिया है तो आपको इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, पर अगर नहीं दिया तो इन चारों को क्या करो? जोड़ो। पर अगर ये 4 भी नहीं दिए, सिर्फ 2 ही दिए तो 2 को ही क्या करो? जोड़ो। तो कंपनसेशन ऑफ वर्कर। दूसरा क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो ठीक है, पर नहीं दिया तो फिर रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को क्या करो? जोड़ो। अब अगर रेंट एंड रॉयल्टी दिया, इंटरेस्ट दिया, पर प्रॉफिट नहीं दिया तो फिर इन तीनों को जोड़कर क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट बेटा। क्या निकल कर आएगा? फिर प्रॉफिट, और फिर इनको जोड़ो और ऑपरेटिंग सरप्लस को क्या करो? निकालो। और फिर लास्ट में प्लस करते हैं इसमें क्या? मिक्स इनकम। क्लियर है या नहीं है? मिक्स इनकम का मतलब और भी कई तरीके की इनकम जो छूट गई वो मिक्स इनकम में क्या हो जाती है? इंक्लूड हो जाती है। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन सट्टा चल रहा है, खेलते हैं लोग, मजे लेते हैं। या कई बार आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, जीतते हैं, पैसा आता है, ये भी तो इनकम है। क्लियर है या नहीं? तो ये क्या है? मिक्स इनकम, अदर इनकम है। क्लियर है या नहीं? और अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल कर आता है? एनडीपीएफसी। और हमें तो क्या निकालनी है? नेशनल इनकम। तो अगर एनडीपीएफसी दिया है तो उसमें ऐड करो क्या? एनएफआई। और क्या निकल जाएगा? एनएनपीएफसी। मतलब अगर अपने को एनएनपीएफसी कौन से मेथड से निकालना है? इनकम मेथड से। तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा एनडीपीएफसी और प्लस कर दो इसमें क्या? एनएफ। बच्चों समझ में आ रही है कुछ कुछ बातें या नहीं आ रही? तो ये कौन सा मेथड है? ये मेथड है इनकम मेथड। कौन सा मेथड? एक और मेथड है जिसे कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। क्या? ध्यान से सुन। देखो जो एक्सपेंडिचर मेथड है क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है क्या? जीडीपी एमपी। और ये कैसे निकलता है? तो ये निकलता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना। अगर एक्सपेंडिचर मेथड से अपने को क्या निकालना है? नेशनल इनकम। तो सबसे पहले क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो प्राइवेट लोग, जैसे हम लोग प्राइवेट लोग हैं कई सारे, तो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। क्या करते हैं? याद आ रहा है आपको उपभोग व्यय? याद आ रहा है आपको जो पहला या दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा था कि ड्यूरेबल गुड्स होती है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स होती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है और सर्विसेज होती है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताया था ना, टिकाऊ भोग वस्तुएं, गैर टिकाऊ भोग वस्तुएं। याद आ रहा है या नहीं आ रहा? अर्ध टिकाऊ भोग वस्तुएं होती क्या है? देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कई सारी चीजें आप घरों में क्या करते हो? यूज, क्रॉकरी, बर्तन, भांडे जो भी हैं, या कई बार आपने देखा होगा बाइक है, तो ये सब अलग अलग डेफिनेशन के अंदर उधर क्या है लिखे हुए। करेंगे बात। तो ये क्या? ये है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब आप जो कंजम्पशन के लिए क्या कर रहे हो? खर्चे। फिर क्या होता है? ऐड करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या होता है? भैया सरकार भी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। अब आप बोलोगे भाई ये कैसे? भैया सरकार, आपको पता है कि बहुत तरीके के अपने क्या चलाती है? इंस्टीट्यूशन चलाती है कि नहीं चलाती है? और उन इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए कई तरीके के उनको भी क्या करने पड़ते हैं? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है नहीं? तो क्या सबसे पहले क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर क्या आया? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर क्या आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल
फॉर्मेशन। बोले तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण का मतलब समझते हो, जैसे घर वर बनते हैं, ये सब कहीं ना कहीं किस में आता है, पूंजी निर्माण किस में आता है। और फिर लास्ट में क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट। अब ध्यान से सुनना, देखो इससे क्या निकल कर आएगा, इससे निकल कर आएगा जीडीपी एमपी। पर होता क्या है कई बार, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों को मिक्स करके भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही है बात, मतलब सेपरेट सेपरेट लिखा है तो ठीक है, फिर तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ऐड कर दो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मगर अगर एक ही दिया है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब इन दोनों का क्या है, टोटल। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ये दिया है तो सही है, अगर नहीं दिया तो कितनी चीजों को जोड़ते हैं, दो। क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और प्लस क्या करते हैं इधर, चेंज इन स्टॉक। और अभी बताया, मैंने बताया चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है भैया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और बड़ी मजे की बात, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो कितनी चीजों को जोड़ते हैं, तीन। बताओ जरा, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, और लास्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंट कंस्ट्रक्शन बाई हाउस। तो ध्यान से सुनना, देखो अगर अपने को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस चेंज इन स्टॉक करो। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह लिखा रहता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको नेट को किसमें, अगर ग्रॉस में बनाना है तो डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे उसमें, ऐड। मतलब कई बार क्या होता है, ऐसा भी दिया रहता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस क्या कर दो उस पे डेप्थ, तो भी क्या निकल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आई। और ये जो नेट एक्सपोर्ट है ये कैसे निकलता है, ये निकलता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। क्लियर है या नहीं। और इससे क्या निकल कर आएगा, इससे निकल कर आएगा जीडीपी एमपी। पर हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है एनएनपी एफसी। तो बस कोई दिक्कत नहीं, जीडीपी एमपी में से माइनस कर दो क्या, डेप्थ, तो क्या निकल कर आता है भैया, एनडीपी एमपी, और माइनस कर दो उसमें से क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या निकल कर आता है, एनडीपी, और ऐड कर दो अगर इसमें क्या, एनएफआईए, तो क्या निकल कर आता है, एनएनपीएफसी। मतलब कुल मिलाकर भैया एक्सपेंडिचर मेथड से और वैल्यू एडिड मेथड से क्या निकल कर आता है, जीडीपी एमपी। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है बच्चों, क्लियर है या कंफ्यूजन है, क्लियर है या नहीं है। तो देखो आप ना थोड़ा सा, जिस बच्चे ने ये नहीं उतारा है ना, प्लीज थोड़ा सा इसको उतार लो, और मैं तो ये बोलूंगा सारे बच्चे उतार लो, इसलिए कह रहा हूं। देखो नहीं, जिसने उतार लिया तो अच्छा है, नहीं उतारा तो प्लीज इसको उतार दो थोड़ा।